नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक के बारे में। जानेंगे क्या है उनका कार्य क्षेत्र और किस तरह से वो अपने विभाग के कामकाज में दे रहे हैं महत्वपूर्ण योगदान। नई शिक्षा नीति आने के बाद कृषि शिक्षा में किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि शिक्षा के उप महानिदेशक श्री RC अग्रवाल से। शिक्षा नीति आई है हमारी 2020, जो हमारी सरकार ने लागू की है, तो उसको कृषि शिक्षा में किस तरह से हम कार्यान्वित करें, ये हमारे लिए आगे आने वाले एक साल में बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए अभी हमने हमारे ICAR ने एक समिति का गठन भी किया है, जिसका मैं मेंबर सेक्रेटरी हूँ, और उसका एक ड्राफ्ट प्रारूप हम लोगों ने बनाया है अभी जो है, और उसको माननीय मंत्री जी के आगे अभी हमें प्रस्तुत करना है। और हमें देखना है कि किस तरह से हम उसको, जो उसमें बहुत सारे पहलू हैं, जैसे कि आपका टोटल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, या हमें उसमें ये देखना है कि क्या हम कोई कंबाइंड टेस्ट कर सकते हैं सभी बच्चों के लिए, जो कि नई शिक्षा नीति में कहा गया है, या हम जो भी वोकेशनल और जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन है, इन दोनों को कंबाइन करके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक एंटरप्रेन्योर्स डेवलप कर सकते हैं इस शिक्षा नीति के द्वारा। तो उसका किस तरह से कार्यान्वयन किया जाए, हमारे जो 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा किस तरह से इसको किया जाए, ये हमारे लिए इस आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और खासतौर पर प्रशिक्षण के लिए किस तरह के कार्यक्रम हैं, इसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विस्तार के उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह ने। सर, ये किया गया है सर, KVK के माध्यम से किस तरह से इसको फोकस करें? देखिए, कई जो राज्यों के कृषि मंत्री थे और जो माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भी थे और माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी थे, सबने कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका बताई है, जिसमें यदि जो स्कूल के बच्चे हैं जिनको भी कृषि विज्ञान केंद्रों में ले आकर के नई नई टेक्नोलॉजी को दिखाना, जिससे उनका एग्रीकल्चर के प्रति ओरिएंटेशन हो, स्टार्टअप कैसे हो सकता है, और उन क्षेत्रों में जहाँ पर कि हमारा उत्पादन कम है, उन क्षेत्रों को में कैसे उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी कृषि विज्ञान केंद्रों का रोल इंगित किया गया है। साथ ही जहाँ पर जैसे ऑयल सीड्स है, उसका उत्पादन कम है, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, और जो एक सीड प्रोडक्शन की बात हुई है कि बीज उत्पादन में कृषि विज्ञान केंद्र क्या भूमिका निभा सकते हैं। आज भी हम 20,000 टन बीज का उत्पादन प्रतिवर्ष करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर यदि बीज का उत्पादन करना है तो उसमें कैसे पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन में किसानों को शामिल करते हुए अभी हमने सीड हब भी कृषि विज्ञान केंद्रों पर बनाए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्लस्टर्स हम बना रहे हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, इन विषयों पर हम कैसे आगे बात कर सकते हैं, कैसे किसानों को लाभ दे सकते हैं। फूल की खेती है, फलों की खेती है, सब्जियों की खेती है, और रोजगार उन्मुख जो खेती है, और उन सब में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बच्चे हैं जो स्कूल्स में जाते हैं, जो एग्रीकल्चर नहीं पढ़ते हैं, उनको भी एग्रीकल्चर की जो विधियाँ हैं या खेती के जो तरीके हैं वो बताया जाना चाहिए, क्योंकि यदि कोई ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से करता है, आर्ट से करता है, बाद में उसको एग्रीकल्चर की खेती करनी हो, तो इस तरह का ज्ञान उसको प्राथमिक होना चाहिए। संस्थाओं में आए, कृषि विज्ञान केंद्र में आए और देखे कि कैसे उन्नतशील खेती हो रही है, चाहे आपकी किचन गार्डनिंग की बात हो या कमर्शियल फार्मिंग की बात हो, वो सब देख करके यदि बच्चा 6, 7, 8 स्टैंडर्ड का जाएगा, 10th स्टैंडर्ड का जाएगा, तो उसको आगे अपना जो काम करने का आगे का तरीका होगा या जीवन का नया पहलू होगा, उसमें ज़रूर इसे शामिल करेगा और कृषि के ऊपर अपना ध्यान देगा। बात ये भी कही जा रही है कि ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में कोई कृषि में काम करने के लिए मिले ना, क्योंकि युवक शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो शायद उस दृष्टि से भी ये ज़रूरी है कि युवक जो हैं, जो कि
छात्र पढ़ाई कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल पर, मिडिल स्कूल पर या इवन हायर सेकेंडरी स्कूल पर, उनको कृषि विज्ञान केंद्रों में हो रहे प्रयोगों को दिखाया जाए, संस्थानों में हो रहे नए नए शोध को दिखाया जाए, जिससे उनकी रुचि कृषि की तरफ बढ़े। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। देश भर में बर्ड फ्लू को लेकर क्या ताजा स्थिति है, इसके बारे में हमें जानकारी दी पशु विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने। आइए देखते हैं। पशुपालन का हम लोग अपने ब्रीड इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे हैं। जितने भी हमारी अपने देश की जितने भी इंडिजिनस अपने जानवर हैं, उसमें से हमने इस बार जो है लगभग 13 पशुओं का हमने रजिस्ट्रेशन किया, वो गजट नोटिफाई किया। फिर इस साल हम लोगों ने 3 कुत्तों की, श्वानों की, पहली बार देश में 3 श्वानों को रजिस्टर कर गजट नोटिफाई किया, ताकि कुत्तों पर भी रिसर्च हम लोग कर सकें। तो ICAR इस मामले में पहली बार इसको शुरू किया है और आगे के दिनों में भी हम इन कुत्तों पर फिर रिसर्च करेंगे। एवियन फ्लू इस समय जो है ये हमारे देश में 2006 से एवियन फ्लू चल रहा है, ठीक है, और ये लगभग हर साल 2-1 प्रदेशों में आता रहता है। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि ये जो हमारे जंगली पक्षी हैं जो और दूसरे देशों से आ रहे हैं, जैसे कौवे हैं, जंगल बर्ड हैं और पैरेट्स हैं, इन तरह के बर्ड्स में भी एवियन फ्लू आ रहा है। पहले अब तक हम लोगों में H5N1 आता था, लेकिन अब हमारे एक नई प्रजाति है H5N8 आ रही है। और आज की डेट में लगभग जो है 13 प्रदेशों में इसका प्रकोप चल रहा है और लगभग हमने जो है 1600 से ज़्यादा सैंपल हमारा एक निसार लेबोरेटरी है भोपाल में, उसमें हम टेस्ट करते हैं। लगभग 450 के बर्ड के आसपास हमारी जो है पॉजिटिव मिले हैं। इसमें हमें ये ध्यान रखने की बात होती है कि इस पर हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके अनुसार हम जितनी हमारी मुर्गियां अफेक्ट होती हैं, 1 किलोमीटर के अंदर में हम सारी मुर्गियों को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि बीमारी फैल ना पाए। हमें इसमें हम वैक्सीनेशन है ये सब करते हैं। हमें सीधा इस बीमारी को समूल नष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बीमारी आदमी में पहुंच जाती है और जो कि वहाँ की बहुत ज़्यादा फैटलिटी रेट होता है। इसलिए इस बीमारी को उन्मूलन के लिए, इसे कंट्रोल के लिए हमारी लेबोरेटरी ने साथ की है वो, और प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नेशनल एक्शन प्लान है, दोनों एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से बीमारी पर हम लोग जो है कंट्रोल कर पाते हैं। यहाँ जो है फार्म की बायो सिक्योरिटी रखें, ये ध्यान रखें कि जो बाहर की बर्ड्स हैं जो उड़ती भी आती हैं, जो कि मतलब से वाइल्ड बर्ड्स हम लोग बोलते हैं या डोमेस्टिक बर्ड्स हैं, इनसे थोड़ा दूर रखें। और जो भी इस समय जब खास तौर से जब बीमारी फैलती है तो अपने फार्म की बायो सिक्योरिटी दूसरों जो लोग और लोग फार्म के हैं वो लोग वहाँ फार्म पर न पहुँचें। और ये ध्यान रखें कि लोग इन्फेक्शन लेके नहीं आए, ख़ास तौर से जो वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पर, वो लोग इन्फेक्शन कहीं से लेके आ सकते हैं। इसलिए सैनिटाइजेशन का है और जितने भी हमारी और भी बायो सिक्योरिटी के प्रोसीजर्स हैं वो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। सैनिटाइजेशन करें, स्टरलाइजेशन करें पूरे फार्म से का, और जो आगंतुक हैं नए उनको फार्म पर बिना एक प्रोसीजर के ना घुसने दें अंदर, तो इसलिए हम अपने फार्म को बचा सकते हैं।
और ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे जैसे ही मॉर्टेलिटी बढ़ती है, जैसे ही मुर्गियाँ ज़्यादा मरने लगती हैं, तुरंत इसकी जांच कराएं। हमारे लिए इसके लिए सारी जांच व्यवस्था हमारे अस्पताल भोपाल में व्यवस्थित है, उसको हम कर लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जैव संवर्धित बीजों को लेकर किस तरह के शोध कार्य किए जा रहे हैं और अब तक की क्या प्रगति है, इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी फसल विज्ञान संभाग के उप महानिदेशक ने। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमने 175 क्रॉप की अलग अलग वैरायटीज़ रिलीज़ की हैं और इसके साथ आज ये भी बताया गया कि 17 बायोफोर्टिफाइड वैरायटी जो प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित की थी कुछ दिन पहले, उसके बारे में भी लोगों को संज्ञान में लाया गया। फसल विज्ञान में हम लोग चारा के ऊपर भी काम करते हैं और आपको पता है कि चारा कितना इम्पोर्टेंट है और एक सदस्य ने उसका पॉइंट भी रेज़ किया है और हमारा अनुसंधान केंद्र झांसी में है जिसमें चारा अनुसंधान के ऊपर काम होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दलहन में हम लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल बताया डीजी साहब ने कि दलहन में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। इसी तरह हम तिलहन में भी अब उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं और उसके लिए नई वैरायटीज़ और नई किस्मों का जो आज़ाद की गई है जिनको किसानों को दिया जाएगा। तिलहन के लिए किया जा रहा है और उसमें तिलहन की फसलें जैसे सरसों हो गया, सूरजमुखी फूल हो गया, मूंगफली हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, ये मेन इसकी तिलहन की फसलें हैं। इनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा भविष्य में और उसको हम लोग देखेंगे कि नई नई किस्में इसमें निकाली जाए और उसको किसानों को दी जाए। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का इस खास कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। बागवानी के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, किस तरह के शोध हो रहे हैं और कौन कौन सी नई किस्में इजाद की गई है जिनका चुनाव करके किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं, इन तमाम विषयों के बारे में हमें बताया बागवानी विभाग के उप महानिदेशक ने। कैसे हम भारतीय कृषि में एक निरंतरता ला सकते हैं जो कि किसानों की आमदनी को बढ़ा सकता है, एक ऐसे उत्पाद दे सकते हैं बाज़ार में जो कि बागवानी की बात करती हैं तो इसमें विविधता से भरा हुआ है। इसमें फल हैं, सब्जी हैं, ढेर सारे ICAR में 126 फसलों पे काम होता है जो कि बागवानी से संबंधित हैं, जो कि फल हैं, सब्जी हैं और शोभाकारी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इन सभी पर हम लोग शोध करते हैं, शिक्षा पे काम करते हैं और इनके और टेक्नोलॉजी विकसित करके तकनीकी माध्यम से ही हम लोग जो है किसानों को या जितने भी अंशधारक हैं सबके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि जितने भी किसान बागवानी फसलों से जुड़े हुए हैं उनको हम ये बताने का प्रयास करते हैं निरंतरता के साथ कि भाई देखिए हमने इतना अन्न पैदा कर लिया है, बागवानी में इतना ज़्यादा 319 मिलियन टन हम लोग पैदा कर लिए हैं, इसके बावजूद भी हमारे देश में कुपोषण इतनी ज़्यादा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हार्टिकल्चर की फसलें हैं उत्पादन की तकनीकी वैज्ञानिक तरीके से जो विकसित की गई है उन तकनीकियों को अच्छे प्रबंधन के साथ किसानों के यहाँ पहुँचाएँ ताकि उत्पादन में खर्च हो, उत्पादकता में वृद्धि हो और ऐसा होने पर ढेर सारी मात्रा में उत्पादन बढ़ता है
तो इसकी उपलब्धता समाज के हर वर्ग की, जिनकी क्रय शक्ति थोड़ा कम है या ज़्यादा है या बीच मध्यम श्रेणी के वर्ग के लोग हैं, सबके साथ पहुंच करके और एक कुपोषण को दूर करने की महाशक्ति है हॉर्टिकल्चर की फसलें। बागवानी की फसलें ऐसी फसलें हैं जिसमें कि स्वरोजगार के अवसर, ग्रामीण आधारित स्वरोजगार के अवसर 3 से 5 गुना अन्य फसलों की तुलना में ज़्यादा है। उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अगर एक हाउस होल्ड इंडस्ट्री को डेवलप किया जा रहा है गांव में, प्रसंस्करण के लिए, उत्पादन ही नहीं, प्रसंस्करण के लिए, मूल्यवर्धन के लिए, देश की मांग को आपूर्ति के लिए, और एक ब्रांड विकसित करके देश के अन्य भागों में पहुंचा करके कैसे इसको, हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री है, यूरोप बेसिकली एक टेम्परेट कंट्री है, तो वहाँ पे पिछले हाल के कुछ वर्षों में देखा गया है कि वहाँ पे ऐसी चीज़ की फसलें, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मांग बढ़ी है, क्योंकि वो लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। मसालों, कोविड में भी सब्जी का निर्यात बढ़ गया, मसालों का निर्यात बढ़ गया, क्योंकि लोगों को ये उन्होंने टेस्ट कर लिया कि ऐसी चीज़ के खाने से हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी बढ़ी है। हमारे ख्याल से ये बहुत बड़ा ऑकेज़न था जिसके बारे में लोगों को पता चला है, और ये भविष्य में बाजार विकसित करने के लिए हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के NRM विभाग के उपनिदेशक ने हमें जैविक खेती यानी कि प्राकृतिक खेती के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी है, आइए देखते हैं। किसानों के लिए नित्य उपयोगी नई नई तकनीकें विकसित करता है और टिकाऊ खेती के लिए किस प्रकार नए ज़माने में, नए दौर में खेती की जाए, इसके लिए नई नई तकनीकें, नए नए तरीके, नए नए यंत्र ये सतत लेके आता है। और आप देख रहे हैं कि जो उत्पादन है और उत्पादकता है निरंतर बढ़ती जा रही है। नई नई वैरायटीज़ आई, लेकिन साथ ही वैरायटीज़ के साथ में जो तकनीकें हैं, कृषि तकनीकें, उसमें भयंकर सुधार हुआ है। ख़ास तौर से मिट्टी, पानी, जलवायु ऐसे क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुआ है। जलवायु के प्रति सहिष्णु और जलवायु रोधी किस्में और जलवायु के प्रति लचीलापन रखने वाली ऐसी तकनीकें विकसित की गई है जिसमें जलवायु परिवर्तन के बावजूद भी उसकी उत्पादकता में उतनी कमी नहीं होती जितनी अपेक्षित होती है। तो ये निरंतर अनुसंधान का ये परिणाम है कि हम इतने अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से मिट्टी का टिकाऊ उपयोग कैसे हो, मिट्टी के पोषक तत्वों को बरकरार रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसी तरह से कम पानी में कितना बेहतरीन हम उत्पादन ले सकते हैं, और जिसके कारण जो रिसोर्सेस, जो स्रोत हैं हमारे नैसर्गिक स्रोत, उनका ह्रास किए बिना, उनका बहुत अधिक दोहन किए बिना किस प्रकार टिकाऊ खेती की जा सकती है, इसके बारे में सतत निरंतर प्रयास किए जाते हैं। हर एक ज़िले के लिए जिलावार कृषि आकस्मिक योजनाएं या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कंटिजेंसी प्लान्स बनाए गए जो ये बताते हैं कि अगर मानसून 1 हफ्ता लेट हो जाए तो क्या करना चाहिए, 2 हफ्ते लेट हो जाए तो क्या करना चाहिए, मानसून 3 हफ्ते लेट हो जाए तो क्या करना चाहिए। इसी प्रकार मानसून के दौरान या किसी जो आप फसल उत्पादन के दौरान यदि सूखा पड़ जाए तो उस समय किसान को क्या करना चाहिए, बीच वाली अवस्था में सूखा पड़ जाए तो किसान कहाँ जाएगा, कहाँ से इनपुट मिलेंगे, किस तरह की तकनीकें होंगी, इसके बारे में भी जानकारी देना बहुत आवश्यक है। किसानों को समय समय पर एग्रो एडवाइजरीज इशू की जाती है। हमारा जो सेटअप है पूरा ICR का, ICR और KVK और पूरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, उसको कुल मिला के सबका ये प्रयास रहता है कि किस प्रकार किसान को और भारतीय कृषि को अधिकतम हम सपोर्ट करें, जिसके कारण किसान किसी तरह की परेशानी को झेले बिना आगे चले। इसी प्रकार किसान की आय दुगनी करने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स हमने लाए हैं जो पूरे राष्ट्र में अलग अलग तरह की जलवायु और अलग अलग तरह की एग्रो इकोलॉजी में किस प्रकार किसान की आय दुगनी, तिगनी, 4 गुनी हो सकती है, इसके लिए नए नए हमारे प्रयास है। साथ ही एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ऐसा विषय है जो आजकल बहुत स्तरों पर बोला जा रहा है और जिसके लिए सारी राज्य सरकारें एवं ख़ास तौर से जो केंद्र सरकार है बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर रूप से इसमें काम करने की ज़रूरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निरंतर अपने अनुसंधानों के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से और जैविक खेती के माध्यम से, और जो उत्पादकता, गुणवत्ता, जो फसल है, जो हम खाद्य है, खाद्य की गुणवत्ता और खाद्य का न्यूट्रिशन किस प्रकार इंसान को पोषक तत्व अच्छे से अच्छे मिल सके, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं।
जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 फरवरी को आम बजट 2021-22 पेश किया गया। इस बजट में कृषि क्षेत्र को क्या कुछ मिला, आइए जानते हैं। खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजैक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े। इसके लिए 1000 मंडियों को इनाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1000 और अब कर देंगे, बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। ये जो कृषि सुधार बिल हैं, ये बिल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। अखिल भारतीय व्यापार पोर्टल कृषि उत्पादन के लिए वन नेशन वन मार्केट का सपना साकार करने में मदद कर रहा है। 1000 नई मंडियों को जोड़कर उसका विस्तार। राष्ट्रीय कृषि बाजार, जो इनाम के नाम से मशहूर है, कृषि विपणन में एक अभिनव पहल थी, जिसे किसान की अनेक बाजारों और खरीदारों तक डिजिटल पहुंच बढ़ाने और व्यापार के लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया था, ताकि बाजार मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य की प्रस्तुति की जा सके और कृषि उपज के लिए एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा विकसित हो सके। 18 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों में 1000 बाजारों को जोड़कर इनाम के तहत बेहतर बाजार लिंकेज प्रदान किया गया था। अब तक 1.69 करोड़ से अधिक किसानों और 1.55 लाख व्यापारियों ने इनाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया है। ऑनलाइन और पारदर्शी बोली प्रणाली किसानों को इनाम प्लेटफॉर्म पर तेजी से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इनाम प्लेटफॉर्म पर 4.13 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा माल और 3.68 करोड़ रुपए की नारियल वस्तुओं और 1.22 करोड़ रुपए की बांस की वस्तुओं की कुल व्यापार मात्रा दर्ज की गई है। इस मंच में किसानों को सीधे भुगतान करने की व्यवस्था है। 1000 मंडियों में इनाम की सफलता को देखते हुए अब ये विस्तार के मार्ग पर है, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को जारी केंद्रीय बजट में घोषित किया गया है। यानी इनाम के साथ 1000 और मंडियों को जोड़ा जाएगा। इससे मंडियों को और मजबूती मिलेगी। कोविड-19 के दौरान इनाम में एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल की शुरुआत कर इनाम प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप को और मजबूत किया गया है, जहां एफपीओ उनके उत्पाद को एपीएमसी लाए बिना उनके संग्रह केंद्र से व्यापार कर सकता है। इनाम प्लेटफॉर्म पर अब तक 1844 एफपीओ हैं। वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल भी इनाम में शुरू किया गया, ताकि ENWR पर आधारित गोदामों से व्यापार की सुविधा मिल सके। यहाँ पर अंतर मंडी और अंतर राज्य व्यापार की सुविधा के लिए लॉजिस्टिक मॉड्यूल का परिष्कृत संस्करण जारी किया गया है, जिसके द्वारा परिवहन लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के समूहक शामिल हुए हैं, जो उपयोगकर्ताओं को अपनी उपज ले जाने के लिए पता लगाने योग्य परिवहन सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करते हैं। किसानों को दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी उपज बेचने की सुविधा देगा, जिससे उनकी बाजार पहुंच बढ़ जाएगी। इनाम अब प्लेटफॉर्मों के रूप में विकसित हो रहा है, ताकि एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जा सके, जो कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्लेटफॉर्मों की विशेषज्ञता का लाभ उठा सके। मूल्य श्रृंखला अर्थात इनाम के साथ सर्विस प्लेटफॉर्म का विकास और एकीकरण किसानों को उनकी उपज में मूल्य जोड़ने और उनके लिए कृषि विपणन आसान बनाने की सुविधा प्रदान करता है। इनाम केवल एक योजना नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है, जिसका उद्देश्य अंतिम मील पर किसान को लाभ पहुंचाना है और उनकी कृषि उपज बेचने के तरीके को बदलना है। इसी तरह का हस्तक्षेप हमारे किसानों को अतिरिक्त लागत के बिना पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी और लाभकारी मूल्यों का एहसास कराकर उनकी आय बढ़ाने में मदद करता है। नाबार्ड के तहत 5000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष का गठन किया गया। MIF में 5000 करोड़ रुपए और डालकर इसे दोगुना करने का प्रस्ताव है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग देश के सभी राज्यों में साल 2015-16 से एक केंद्रीय प्रायोजित योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कार्यान्वयन कर रहा है। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक है। ये योजना खेत के स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग क्षमता में बढ़ोतरी पर केंद्रित है।
सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के अलावा ये घटक सूक्ष्म सिंचाई के लिए पूरक स्रोत निर्माण को लेकर सूक्ष्म स्तरीय जल भंडारण या जल संवर्धन या प्रबंधन गतिविधियों का भी समर्थन करता है। देश में साल 2015-16 से लेकर अब तक 52.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के पूरक को लेकर 4.84 लाख सूक्ष्म स्तरीय जल संवर्धन या द्वितीयक भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। योजना के हालिया मूल्यांकन अध्ययनों से संकेत मिलते हैं कि सूक्ष्म सिंचाई का कवरेज राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक है। इन प्राथमिकताओं में खेती के पानी के उपयोग दक्षता में काफी सुधार, फसल उत्पादकता में वृद्धि, किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करना और रोजगार के अवसरों को पैदा करना आदि शामिल हैं। इस कोष का प्रमुख उद्देश्य PMKSY PDMC के तहत उपलब्ध प्रावधानों से अलग सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने को लेकर किसानों को शीर्ष या अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संसाधनों को जुटाने में राज्यों को सुविधा प्रदान करना है। राज्य विशेष जरूरतों के आधार पर PPP मोड की परियोजनाओं सहित नवाचार एकीकृत परियोजनाओं के लिए राज्य MIF का विशेष रूप से उपयोग कर सकते हैं। MIF के तहत भारत सरकार राज्य सरकार को दिए गए ऋणों पर 3% ब्याज के रूप में आर्थिक सहायता भी करती है। इनके माध्यम से 12.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं जम्मू और कश्मीर से प्राप्त प्रस्ताव राज्य स्तरों पर प्रक्रिया में है। वहीं सूक्ष्म सिंचाई क्षमता एवं इसके महत्व पर विचार करके अधिक से अधिक राज्य सूक्ष्म सिंचाई कोष से सहायता प्राप्त करने को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। खेतों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए देश में किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाने और इसके विकास एवं विस्तार के लिए नाबार्ड के तहत गठित MIF की प्रारंभिक पूंजी 5,000 करोड़ रुपए को दोगुना करने के लिए बजट में घोषणा की गई है। इसके लिए कोष में 5,000 करोड़ रुपए की राशि और डाली जाएगी। MIF की प्रारंभिक पूंजी में 5,000 करोड़ रुपए की इस वृद्धि से जल के विवेकपूर्ण उपयोग, जल उपयोग दक्षता में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार को बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा, जो अंततः किसान समुदाय की आय में वृद्धि करेगा। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।